कभी किसी बहुत ऊंची इमारत को देखकर सोचा है कि इसे बनाने वाले के दिमाग में क्या चलता होगा? आज हमारे पास कोई कंपनी या कोई घटना नहीं है, बल्कि एक ऐसे ही कह सकते हैं मास्टर बिल्डर के 30 साल के करियर की प्रोफाइल है। सूर्यकांत प्रसाद। इनकी प्रोफाइल के जरिए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि भारत में एक छोटा मोटा शहर बसाने के लिए सिर्फ इंजीनियरिंग ही नहीं, बल्कि डिप्लोमेसी, फाइनेंस और कभी-कभी थोड़ी जादूगरी भी क्यों लगती है? बिल्कुल, ये सिर्फ ईंट, पत्थर और सीमेंट का हिसाब किताब नहीं है। ये प्रोफाइल हमें उस दुनिया के अंदर ले जाती है जिसे हम सिर्फ बाहर से देखते हैं। एक चमकती हुई बिल्डिंग के पीछे हजारों लोगों की मेहनत, सैकड़ों सरकारी मंजूरियों का वो एक जाल होता है, और करोड़ों रुपए के मैनेजमेंट का एक ऐसा समंदर है जिसे पार करना हर किसी के बस की बात नहीं। चलिए इस समंदर में गोता लगाते हैं। तो चलिए सबसे पहले उस प्रोजेक्ट से शुरू करते हैं जो शायद सबका ध्यान खींचता है। कॉमनवेल्थ गेम्स का जमाना याद है? हाँ बिल्कुल। उस वक्त नई दिल्ली में इन्होंने एक 5 स्टार और एक 3 स्टार होटल का प्रोजेक्ट लीड किया था। प्रोफाइल में लिखा है कि इसका बजट 500 करोड़ रुपए था और इसे समय पर पूरा किया गया। ये सुनने में एक सीधी सादी लाइन लगती है, लेकिन क्या ये वाकई इतना सीधा था? नहीं, बिल्कुल भी सीधा नहीं था। हमें उस दौर का कॉन्टेक्स्ट समझना होगा। कॉमनवेल्थ गेम्स की तैयारियों पर देरी और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लग रहे थे। कई प्रोजेक्ट्स अटके हुए थे। हाँ, वो तो बहुत बड़ी खबरें थी उस समय। एग्जैक्टली। ऐसे हाई प्रेशर माहौल में 500 करोड़ के प्रोजेक्ट को बिना किसी विवाद के तय समय पर डिलीवर कर देना, ये सिर्फ अच्छा मैनेजमेंट नहीं है। तो ये क्या है फिर? ये इंडस्ट्री में एक सिग्नल भेजता है कि आप दबाव में बिखरते नहीं हैं। आपकी एक साख बनती है कि इंसान मुश्किल से मुश्किल हालात में भी काम निकाल सकता है। मतलब ये सिर्फ एक बिल्डिंग खड़ी करना नहीं था, बल्कि एक तरह से अपनी रेपुटेशन खड़ी करना था। अच्छा, ये तो हुई दिल्ली की बात। प्रोफाइल में इंदौर के कुछ बेहद बड़े प्रोजेक्ट्स का भी जिक्र है। एक तो 135 एकड़ की इंदौर ग्रीन्स टाउनशिप और दूसरी 36 एकड़ की ईमार कॉन्टिनेंटल सिटी। 135 एकड़, मैं तो इसका अंदाजा भी नहीं लगा पा रही हूँ। सुनने वालों को एक आइडिया देने के लिए ये कितना बड़ा होता है? आप ऐसे समझिए कि हम लगभग 70 से 80 फुटबॉल के मैदानों के बराबर की जमीन की बात कर रहे हैं। ओह, इतना बड़ा? हाँ, और यहाँ सिर्फ घर नहीं बन रहे थे, ये एक छोटा शहर बसाने जैसा था। प्रोफाइल में लिखा है पक्की सड़कें, ड्रेनेज सिस्टम, 33 और 11 केवी के बिजली सबस्टेशन, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एसटीपी और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट डब्ल्यूटीपी। ये सिर्फ टेक्निकल नाम नहीं है। हाँ, यही मैं पूछने वाली थी। एक आम इंसान के लिए इन एसटीपी, डब्ल्यूटीपी या 33 केवी सबस्टेशन का मतलब क्या है? देखिए, एक 33 केवी का सबस्टेशन लगाने का मतलब है कि आप उस टाउनशिप को शहर के पावर ग्रिड पर एक वीआईपी बना रहे हैं। वीआईपी कैसे? उसे बिजली कटौती का सामना बाकियों से बहुत कम करना पड़ेगा। इसी तरह अपना खुद का एसटीपी और डब्ल्यूटीपी होने का मतलब है कि आप पानी और सीवेज मैनेजमेंट के लिए नगर पालिका पर निर्भर नहीं है, आप आत्मनिर्भर है। यह असल में एक मॉडर्न, छोटे और आत्मनिर्भर शहर की नींव रखने जैसा है, जहां लोगों को बेसिक सुविधाओं के लिए परेशान न होना पड़े। समझ गई। तो ये सिर्फ कंक्रीट का जंगल बनाना नहीं है, बल्कि एक पूरा इकोसिस्टम तैयार करना है। और स्केल की बात करें तो उनका जो मौजूदा प्रोजेक्ट है गुवाहाटी में गैलेक्सी सिटी, वो शायद इन सबसे भी बड़ा है। 17 लाख स्क्वायर फीट का बिल्टअप एरिया। इसमें हयात रीजेंसी होटल, मॉल, पीवीआर, ऑफिस, घर, सब कुछ एक ही जगह पर है। और यहीं पर इस काम की असली कॉम्प्लेक्सिटी सामने आती है। जब आप एक ही जगह पर होटल, मॉल और घर बना रहे होते हैं तो हर किसी की जरूरतें अलग होती हैं। होटल को 24 आवर्स हेवी ड्यूटी पावर बैकअप चाहिए, मॉल को विशाल पार्किंग और सिक्योरिटी सिस्टम चाहिए, और घरों को शांति और प्राइवेसी चाहिए। बिल्कुल। इन सब को एक साथ मैनेज करना एक ऑर्केस्ट्रा कंडक्ट करने जैसा है, जहां आर्किटेक्ट, हजारों मजदूर, सप्लायर, सरकारी अधिकारी, सबको एक ही धुन में, एक ही लय में काम करना होता है। जरा सी भी चूक पूरे प्रोजेक्ट का तालमेल बिगाड़ सकती है। तो हमने प्रोजेक्ट्स का ये हैरान करने वाला पैमाना देख लिया, लेकिन ये सब मैनेज करने वाला इंसान भी तो वक्त के साथ बदला होगा। चलिए उनके कैरियर की शुरुआती दिनों में लौटते हैं। क्या वो हमेशा से ही इतने बड़े प्रोजेक्ट्स के हेड थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। सफर की शुरुआत तो 1995 में गुजरात के एक पावर प्रोजेक्ट से हुई थी, जहां उनका रोल कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग का था। इसके बाद उन्होंने पारसनाथ, यूनिटेक जैसी बड़ी रियल एस्टेट कंपनियों में काम किया। अगर आप उनकी शुरुआती भूमिकाओं को देखें तो वो सिविल वर्क की निगरानी जैसे हैं। वो ये सुनिश्चित कर रहे थे कि बिल्डिंग का स्ट्रक्चर सही बन रहा है, फिनिशिंग ठीक हो रही है। यानी वो एक टेक्निकल सुपरवाइजर के रोल में थे।
एग्जैक्टली। लेकिन कॉमनवेल्थ गेम्स प्रोजेक्ट के बाद उनकी भूमिकाओं में एक साफ शिफ्ट दिखता है। वो जीएम प्रोजेक्ट या प्रोजेक्ट हेड बन जाते हैं। अब वो सिर्फ साइट पर चल रहे काम को सुपरवाइज नहीं कर रहे थे, अब वो बिग पिक्चर देख रहे थे। प्रोजेक्ट की प्लानिंग, बजट कंट्रोल, क्वालिटी, बिलिंग, अकाउंटिंग और सबसे जरूरी सरकारी लाइजनिंग। सरकारी लाइजनिंग मतलब सरकारी विभागों के साथ तालमेल। हाँ, वो एक इंजीनियर से एक स्ट्रैटेजिस्ट बन रहे थे। इसी सफर में एक और बात मुझे बहुत दिलचस्प लगी। गुरुग्राम में एसएआरई प्रोजेक्ट के दौरान उन्होंने सिर्फ कंस्ट्रक्शन ही नहीं संभाला, बल्कि फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विसेज एफएमएस भी संभाली। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? एक टॉप कंस्ट्रक्शन हेड जो करोड़ों के प्रोजेक्ट देख रहा है, वो निवासियों की बिजली पानी की शिकायतों पर क्यों ध्यान देगा? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है और इसका जवाब उनकी सोच की गहराई बताता है। देखिए, ज्यादातर कंस्ट्रक्शन कंपनियां प्रोजेक्ट बनाकर उसे हैंडओवर कर देती हैं और उनका काम खत्म। लेकिन जब आप एफएमएस भी संभालते हैं तो आप सीधे अपने कस्टमर यानी घर में रहने वाले लोगों के फीडबैक के संपर्क में आते हैं। ओह अच्छा। आपको जमीनी हकीकत पता चलती है कि आपने जो लिफ्ट लगाई है वो कितनी बार खराब होती है, जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाया है क्या वो वाकई 24 घंटे साफ पानी दे पा रहा है। मतलब ये एक डायरेक्ट फीडबैक लूप बन गया। बिल्कुल, ये अनुभव किसी भी प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए सोने जैसा है। हाँ। आप सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि एक जीने लायक जगह बना रहे हैं। और जब आपको पता होता है कि लोगों को असल में क्या दिक्कतें आती हैं, तो आप अपने अगले प्रोजेक्ट में उन गलतियों को नहीं दोहराते। आप बेहतर डिजाइन, बेहतर इक्विपमेंट और बेहतर प्लानिंग के साथ काम करते हैं। ये प्रोजेक्ट के पूरे जीवन चक्र को समझने की बात है। जीने लाने जगह बनाना सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये सिर्फ ईंट और सीमेंट से तो नहीं होता होगा। प्रोफाइल में एक सेक्शन है जो पर्दे के पीछे की चुनौतियों की तरफ इशारा करता है। इंदौर वाले प्रोजेक्ट में लिखा है कि जमीन, लाइसेंस, अप्रूवल, पर्यावरण क्लियरेंस और लॉ एंड ऑर्डर जैसे मामले भी वही संभाल रहे थे। और फिर सरकारी विभागों के नामों की एक लंबी लिस्ट है। डीटीसीपी, एसटीपी, डीटीपी, विजिलेंस, डीसी ऑफिस, एमओएन, एफ। ये तो किसी अल्फाबेट सूप जैसा लगता है। हाँ, ये वाकई एक भूल भुलैया है और कंस्ट्रक्शन का असली खेल यहीं खेला जाता है। आप इसे ऐसे समझिए जैसे आप एक मल्टी लेवल वीडियो गेम खेल रहे हैं और हर लेवल पर एक नया बॉस है जिसके अपने नियम हैं। डीटीसीपी यानी टाउन एंड कंट्री प्लानिंग वाले हैं जो आपका नक्शा पास करेंगे। ठीक है। एमओईएनएफ यानी पर्यावरण मंत्रालय है जिनकी इजाजत के बिना आप एक पेड़ भी नहीं काट सकते। फिर ग्राउंड वाटर एजेंसी है जो बताएगी कि आप जमीन से कितना पानी निकाल सकते हैं। इन सब विभागों के बीच तालमेल बिठाना कई बार बिल्डिंग बनाने से ज्यादा मुश्किल काम ये होता है। ये सुनकर ही लगता है कि आधा वक्त और एनर्जी तो इसी में चली जाती होगी। और ये तो वो चुनौतियां हैं जो नॉर्मल होती हैं। प्रोफाइल में एक लाइन है जिसने मुझे सच में शौका दिया। चुनौतीपूर्ण कोविड काल के दौरान 1 साल के भीतर 37 एकड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को पूरा करना। 1 मिनट, कोविड के दौरान जब सब कुछ बंद था, मजदूर अपने गांव लौट रहे थे और सप्लाई चेन टूट चुकी थी, ऐसे में 37 एकड़ का प्रोजेक्ट पूरा करना तो किसी जादू जैसा लगता है। आपने सही पकड़ा। ये लाइन इस पूरी प्रोफाइल का शायद सबसे बड़ा हाईलाइट है। ये सिर्फ एक उपलब्धि नहीं है, ये संकट प्रबंधन मतलब क्राइसिस मैनेजमेंट की एक केस स्टडी है। सोचिए जरा उस वक्त के हालात। सीमेंट स्टील की फैक्ट्रियां बंद हैं, ट्रांसपोर्टेशन बंद है, जो मजदूर आपके पास हैं वो डरे हुए हैं, आप घर जाना चाहते हैं। ऐसे में काम करना तो दूर, प्रोजेक्ट साइट को जिंदा रखना ही एक चुनौती थी। तो फिर ये हुआ कैसे होगा? इसका मतलब तो यही है कि उनकी प्लानिंग या प्रॉब्लम सॉल्विंग कमाल की होगी। बिल्कुल, हो सकता है उन्होंने सरकार से विशेष अनुमति लेकर मजदूरों के लिए साइट पर ही एक बायो बबल बनाया हो, उनके रहने, खाने, मेडिकल सुविधा का पूरा इंतजाम किया हो ताकि उन्हें साइट छोड़कर जाने की जरूरत ही ना पड़े। ये हो सकता है। हो सकता है उन्होंने सप्लायर से पहले ही बात करके मटेरियल का स्टॉक जमा कर लिया हो। यह दिखाता है कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिर्फ चार्ट्स और शेड्यूल बनाने का नाम नहीं है। असली परीक्षा तब होती है जब आपकी कोई भी योजना काम नहीं कर रही होती है। ये उस वक्त ऑन द स्पॉट फैसले लेने और एक अनिश्चितता भरे माहौल में अपनी टीम को मोटिवेटेड रखने की कला है। तो इस पूरी पड़ताल का क्या मतलब निकलता है? इस करियर प्रोफाइल को देखकर ये साफ है कि आज के जमाने का एक टॉप कंस्ट्रक्शन प्रोफेशनल सिर्फ एक इंजीनियर नहीं होता। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो एक फाइनेंशियल प्लानर है, एक डिप्लोमैट है, एक लॉजिस्टिक एक्सपर्ट है और जरूरत पड़ने पर एक क्राइसिस मैनेजर भी। सबका मिश्रण है। हाँ, 1995 में एक पावर प्रोजेक्ट से शुरुआत करके आज 17 लाख स्क्वायर फीट के शहर जैसे प्रोजेक्ट को मैनेज करने तक का सफर वाकई कमाल का है। और इसमें सबसे आकर्षक बात क्या है पता है? क्या? ये प्रोफाइल अनजाने में ही सही
पिछले 30 सालों में भारत के विकास की कहानी भी कहती है। आप बस प्रोजेक्ट्स के प्रकार देखिए। करियर की शुरुआत होती है एक पावर प्लांट से, जो 90 के दशक की औद्योगिक जरूरत थी। हाँ, सही बात है। फिर 2000 के दशक में आते हैं बड़े बड़े रो हाउस और विला के प्रोजेक्ट। फिर आती हैं विशाल टाउनशिप, और आज वो बना रहे हैं मॉल, पीवीआर और ऑफिस स्पेस वाले आधुनिक मिक्स्ड यूज डेवलपमेंट। ये सीधे सीधे देश की बदलती अर्थव्यवस्था और लोगों की बदलती आकांक्षाओं का आईना है। इस करियर ने सचमुच में आधुनिक भारत के भौतिक परिदृश्य को बनाने में अपना योगदान दिया है। लेकिन ये सोचने पर भी मजबूर करती है कि इन बुलेट पॉइंट्स के पीछे की असल कहानियां क्या होंगी। जब कोई प्रोजेक्ट मैनेजर उस टाउनशिप के पास से गुजरता है जिसे बनाने में उसने अपनी जिंदगी के 5-7 साल लगा दिए, और वो देखता है कि आज हजारों परिवार उसे अपना घर कहते हैं, बच्चे वहां के पार्क में खेल रहे हैं, तो उसे कैसा महसूस होता होगा? इस तरह के करियर की मानवीय विरासत क्या होती है?